हमारी डिस्कशन हो रही थी और लास्ट लेक्चर में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी थी। डिस्कशन के दौरान मैंने आपको डेट इंस्ट्रूमेंट की यील्ड या प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या है और डेट इंस्ट्रूमेंट की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो हम वैक में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी हमने डिफरेंशिएशन देखी थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट और उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के फार्मूला थे। वी डिड सम एक्टिविटीज इन इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 में रिपीट रिवीजन के लिए वो एक्टिविटीज आपको असाइनमेंट में दी गई थी। कोई सवाल? हमने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात की, हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को का फार्मूला देखा, इरिडीमेबल डिबेंचर की बात की और रिडीमेबल या कन्वर्टेबल डिबेंचर को भी हमने डिस्कस किया। और ये चीज क्लियर है कि वैक की कैलकुलेशन में हमेशा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट शामिल की जाती है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन में पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट शामिल की जाएगी। जहां पे भी डेट पे रिटर्न टैक्स अलाउबल है वहां पे कंपनी की कॉस्ट टैक्स एडजस्टमेंट के बाद ही कैलकुलेट की जाती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूजन के लिए। बेटा जिस तरह रिडीमेबल बॉन्ड का आपने आईआरआर लिया, रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए आपको आईआरआर ही लेनी है। जिस तरह यहां पे आपने इनिशियली मार्केट वैल्यू, फिर इंटरेस्ट और बाद में रिडम्पशन वैल्यू ली, इधर भी ऐसे ही है। इनिशियली मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, फिर उसका इंटरेस्ट या डिविडेंड कह लीजिए और फिर रिडम्पशन वैल्यू है। बस फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स अलाउबल होता है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की रिटर्न टैक्स अलाउबल नहीं होती। तो 1 - T का फैक्टर यहाँ पे मिसिंग है, दैट्स इट। बाकी वही तरीका है आईआरआर ऑफ द कैश फ्लोज। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? अगर आप इंटरेस्ट टैक्स सेम ईयर पे करते हो, अगर आप टैक्स सेम ईयर पे कर रहे हो तो आपने इंटरेस्ट पे किया से 100 रुपए के लोन पे 10% के हिसाब से 10 रुपए इंटरेस्ट पे किया और 30% टैक्स रेट है तो हम कहते हैं कि टैक्स में सेविंग जो मिलती है इसकी वजह से वो 30% के हिसाब से 3 रुपए है। एज अ रिजल्ट हमारी पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 7 रुपए रहती है। तो अगर तो टैक्सेस सेम ईयर में है तो आप 7 रुपए सालाना लेके चल पड़ो और आपको जी मेरे सेम ईयर में टैक्सेस हैं तो सिर्फ 5 साल का लोन है तो 5 साल मेरी जेब से 7 रुपया नेट निकलेगा। 10 रुपए इंटरेस्ट पे किया करेंगे, 3 रुपए की हमें टैक्स में बचत मिल जाया करेगी उस सेम साल में, तो हमें नेट 7 रुपया जेब से निकलेगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए आपकी टैक्सेस एरियर में जाते हैं तो जनाब इंटरेस्ट तो आप फिर 1 से लेकर 5 तक पे करोगे, लेकिन टैक्स सेविंग आपको फिर 2 से 6 में एरियर में आएगी। तो टैक्सेस अगर एरियर में है तो इन दोनों वैल्यू को अलग-अलग ट्रीट करना पड़ेगा। टैक्सेस सेम ईयर में है तो नेट करके एक बना के ट्रीट कर दो, सेविंग आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, टाइम बच जाएगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? अच्छा जी, मजीद थोड़ी सी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, अगर हमें हमने कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी अपनी और उसमें जीरो कूपन बॉन्ड हमें दिए गए हैं और हमसे कहा जाए जीरो कूपन की बॉन्ड्स की कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कीजिए, तो ये जनाब एक बेसिक सा फार्मूला है जीरो कूपन बॉन्ड की कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने का। रिडम्पशन वैल्यू डिवाइडेड विद इशू वैल्यू रेज़ टू पावर 1/n माइनस n, ये आपको मिलती है जी रिडीमेबल बॉन्ड की यील्ड और इस यील्ड को 1 - टैक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बन जाती है। रिडीमेबल बॉन्ड की यील्ड से मुराद इन्वेस्टर को सालाना आपके बॉन्ड पे कितने % रिटर्न आ रही है, दैट इज यील्ड, और कंपनी को पोस्ट टैक्स कॉस्ट पड़ती है, कंपनी को टैक्स की सेविंग भी मिल जाती है उस पर। ठीक है, तो ये हमारी यील्ड है और ये 1 - T से मल्टीप्लाई कर दें तो टैक्स हमारे पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बन जाता है। रिडम्पशन वैल्यू से मुराद जीरो कूपन बॉन्ड किस वैल्यू पर रिडीम होगा। इशू वैल्यू, अगर तो एट द टाइम ऑफ इशू हम कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने हैं तो ये तो नॉमिनल वैल्यू होगी, सॉरी ये इशू वैल्यू है। लेकिन अगर आप इशू वैल्यू के बाद लेटर ऑन किसी स्टेज पे कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये मार्केट वैल्यू होगी। मार्केट वैल्यू शैल बी यूज्ड इन केस ऑफ प्रीवियसली इशू डिबेंचर। इशू वैल्यू है अगर नया डिबेंचर, आज आप डिबेंचर इशू कर रहे हो और आज आपसे कहा जाए इसकी कॉस्ट ऑफ डेट क्या है तो आप इशू वैल्यू यूज करोगे। लेकिन आपसे कहा जाए डिबेंचर 5 साल पहले इशू किया था उसकी कॉस्ट ऑफ डेट बताओ क्या है, तो उस केस में हम फिर मार्केट वैल्यू लेते हैं। और एन यहां पे होता है जी ईयर टू रिडम्पशन, रिडम्पशन तक कितने साल रहते हैं। तो दो हमारे पास छोटी छोटी सी इलस्ट्रेशन है जीरो कूपन बॉन्ड्स को लेके
तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसमें पूरा जो केस है हमारा इन दो इलस्ट्रेशन में इंशाअल्लाह कवर होगा। इलस्ट्रेशन 3 पहले देखते हैं जी हम। Z Limited has just issued zero coupon bond at 40% discount, which are redeemable at par in 8 years time. अब इशू किए हैं 40% डिस्काउंट पे, पार पे रिडीम होंगे 8 साल बाद। इनकम टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट फॉर यूज इन वैक। वैक में हमें पता है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इस्तेमाल की जाती है। तो जनाब इसकी कैलकुलेशन अगर हम देखें, जो फार्मूला हमने अभी देखा, हमने कहा जी इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमें वैक के लिए कॉस्ट ऑफ डेट लेनी है तो इट हैज टू बी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट केडी। और इसका फार्मूला हमने पढ़ा, रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू वैल्यू रेज टू पावर माइनस 1/n माइनस 1 divided with, sorry my mistake, divided with redemption value divided with issue value 1/nth power minus 1। ये आपको जैसे बताया यील्ड है, इसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें, ये पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बन जाती है। यह है जी फॉर्मूला जब भी हमने देखा था। अब इसको इलस्ट्रेशन 3 के लिए अप्लाई करें। रिडम्पशन वैल्यू क्या है जी, किस वैल्यू पे डेट रिडीम होगा, पार 100 पे। इशू वैल्यू 40% डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू हुआ है 60, कितने साल बाद रिडीम होगा, 8 साल बाद। 1/8 माइनस 1 और टैक्स रेट क्या है 30%, 0.3। मैं एक काम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे इस फैक्टर को लहदा कैलकुलेट करके दीजिए। पहले ये फैक्टर लहदा कैलकुलेट करके दे दीजिए और फिर इसको 0.7 से मल्टीप्लाई दूसरे स्टेप में कर लेंगे। 0.066 लीजिए जी। 67 कर दें या 66 से रहने दें, 66 ठीक हो गया जी। ये जी हमारे पास आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें नेक्स्ट स्टेप में 0462 और इसको हम जब परसेंटेज में लिखेंगे तो ये 4.62% है। ठीक है, ये जी हमारे पास कैलकुलेशन जीरो कूपन बॉन्ड की। और इस वैल्यू को मैंने अलहदा आपसे इसलिए लिखवाया कि अगर आपसे यील्ड पूछी जाए, यील्ड तो आपको पता हो यील्ड 6.6% है। इस बॉन्ड की, जीरो कूपन बॉन्ड की यील्ड 6.6% है और कंपनी को टैक्स सेविंग के बाद 4.62 इसकी कॉस्ट पड़ी है सालाना। जी बेटा, जी आपके साथी का कहना है टैक्स सेविंग तो इंटरेस्ट पे मिलती है, जीरो कूपन बॉन्ड में तो इंटरेस्ट हमने पे ही नहीं किया, तो जीरो कूपन बॉन्ड में टैक्स सेविंग कहां से आती है? याद है किसी को? पढ़ा है किसी ने नोट्स को? टैक्स सेविंग जी, तो कोई बताएगा मुझे जीरो कूपन बॉन्ड में कंपनी को टैक्स सेविंग कहां से आती है? कंपनी को टैक्स सेविंग कहां से आती है? ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आपने पढ़ा नहीं। मुझे भी नोट्स को देख लेना चाहिए, शायद मुझसे क्यों गलती होगी हो। आप लोग इस तरह का रिस्पॉन्स देते हो कि मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती ना हुई हो। जी पेज नंबर 91 खोलिए। दिस शोज दैट यू आर नॉट इनटू हैबिट ऑफ रीडिंग। पेज नंबर 91 की पैरा 2 जीरो कूपन बॉन्ड का है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बेनिफिट्स ऑफ डीप डिस्काउंट या जीरो कूपन बॉन्ड, और उसमें सेकंड बुलेट पढ़िए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स लाइफ एंड इज टैक्स अलाउएबल इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट। कोई शक? अब इसका मतलब यू आर नॉट रीडिंग, एंड इफ यू आर नॉट रीडिंग यू आर नॉट गोइंग फॉर सक्सेस। टाइम जाया कर रहे हो अपना, यहां पे बैठ के पैसा जाया कर रहे हो अपने वालिदैन का, अगर घर पे जाके पढ़ नहीं रहे तो। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लास्ट वीक की ही डिस्कशन है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स इतना मासूमाना और इतना प्योर होता है कि मैं शक में पड़ गया, शायद मैंने ये चीज लिखना भूल गया नोट्स में, या मैंने इस पे बात नहीं की होगी क्लास में। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसके ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 4। 5 years ago, C Limited issued zero coupon bonds। अब ये पुराने बॉन्ड्स का जिक्र आ गया, तो हमने दोनों बॉन्ड पे डिस्कस कर लेना। At 50% discount on par value, 100 की par value पे, which are currently trading at 65. Bonds are redeemable at 5% premium after 6 years.
5 साल पहले इशू हुए, 6 साल बाद रिडीम होने हैं। इनकम टैक्स रेट इज 30%, कैलकुलेट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो वही फॉर्मूला जो भी हमने यूज किया था, उसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे इलस्ट्रेशन 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे फॉर्मूला अप्लाई करें, यही जो ऊपर लिखा नजर आ रहा है। तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या बनेगी? रिडम्पशन वैल्यू, किस वैल्यू पे रिडीम होना है ये डिबेंचर? 5% प्रीमियम ऑन पार, मतलब 105 पे, डिवाइडेड विद इशू वैल्यू, लेकिन पुराना बॉन्ड है, करंट मार्केट वैल्यू ली जाएगी 65। कितने साल बाद रिडीमेबल है? 6 ईयर्स बाद, -1, ये यील्ड की कैलकुलेशन होगी, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इज 30%, 0.3। जनाब बताइए क्या रेट आया? डायरेक्ट परसेंटेज में आप यहां लिख सकते हैं, फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर आपको स्टेप्स में कैलकुलेशन करवा दी एक दफा। अब डायरेक्ट परसेंटेज आप लिख दीजिए, दिस इज गुड इनफ, 5.82%। ये जी हमारी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। फैक्टर लिखा, उसमें वैल्यूज फीड की और सॉल्व करके सीधी हम आगे परसेंटेज में पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दे दें, गुड इनफ जी। भैया पढ़ना बड़ी मजबूरी है, उसके बगैर गुजारा हो नहीं सकता। years टू रिडम्पशन। अब भैया पढ़ तो सही, years टू रिडम्पशन, इसका उर्दू तर्जुमा होता है रिडम्पशन में कितने साल रह गए हैं। इसका मतलब टेन्योर ऑफ द डिवेंचर नहीं है, years टू रिडम्पशन। पढ़ना, एक और वर्ड ऐड कर देता हूं, और समझना, इसके बगैर कहीं के नहीं रहोगे सीए में आप। पढ़ने की आदत नहीं है, समझने की एबिलिटी नहीं है जो पढ़ रहे हो, तो सीए में सक्सेस नहीं मिलेगी बेटा। तो रीडिंग की आदत डालो और समझने की आदत डालो। सब चीजों को शॉर्टकट बना के अगर मेमोराइज करने की आदत डालोगे, यू विल नॉट हेड टूवर्ड सक्सेस। अगर सीए करना है तो अपनी आदतों को रेक्टिफाई कर लो, जितनी जल्दी रेक्टिफाई करोगे, यू आर एट वेरी इनिशियल स्टेज एट दिस मोमेंट, मतलब इट्स अ लिटिल लेट, लेकिन इट्स नॉट टू लेट। अभी भी अपने आप को ठीक कर लोगे तो कैफ तो इंशाअल्लाह निकल ही रहा है, इंशाअल्लाह वो तो हो ही जाना है। सीफैप में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ जाएंगे। अप्रोच ठीक किए बगैर सीफैप में आप 30 भी क्रॉस नहीं करते, 50 तो बहुत दूर होती है, ठीक है। 30s में भी फेल, 30 टच करने के लिए भी आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वहां पे 30 से 40s में जाना और बात है, और 40 से 50s में जाना, 50s में इट मीन्स समथिंग। तो कैफ तो हो जाता है, कैफ में मुझे डर नहीं लगता आप लोगों का कि अगर आपको अप्रोच में थोड़ी गड़बड़ हो रही है तो कैफ में फंस जाओगे। फंसोगे अगर खुदा ना खाता तो एक अटेम्प्ट के लिए फंसते हो, निकल जाते हो कैफ में। सीफैप में यू विल बी ट्रैप्ड फॉरएवर। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, फिर हमारे पास बैंक लोन भी आ जाते हैं। बात का हमने बैलेंस शीट पढ़ी, हमें बैलेंस शीट में पता लगा हमारी कंपनी ने बैंक लोन भी लिया हुआ है। तो बैंक लोन की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे ली जाती है? 4 इंस्ट्रूमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज हमने जीरो कूपन की बात की, बैंक लोन की बात करते हैं। बैंक लोन की कहानी सबसे आसान है, आपको सिंपली चेक करना है बैंक से जी कि जी ये लोन तुमने 10 साल पहले लिया था। सपोज आपने बैलेंस शीट में आ रहा है जी 10% का लोन। पहली बात, क्या 10% लोन, 10% का जो लोन है वो आज के लिए 10% रेट आपके लिए रेलेवेंट है? आपकी बैलेंस शीट में अगर 10% लोन आ रहा है, वो क्या बता रहा है कि भाई ये लोन 10% पे हासिल किया गया था। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हुए किस कॉस्ट में इंटरेस्टेड हो कि आज अगर मैं पैसे हासिल करूं तो आज मुझे किस रेट पे पैसा मिलता है। इसीलिए हमने पीछे हर कैलकुलेशन में मार्केट वैल्यू को शामिल करते हुए चले ना। हमने कहा जी रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, मार्केट वैल्यू। आज से कहानी शुरू करो, आज क्या मार्केट वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करो। क्योंकि अगर हम वहां पे नॉमिनल वैल्यू फीड करते हैं तो वो हिस्टोरिक कॉस्ट हमें बताता है। हमें हिस्टोरिक नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज हमारा इन्वेस्टर हमारे इंस्ट्रूमेंट पे कितनी रिटर्न मांगता है, इसे हम आज की मार्केट वैल्यू लेकर चल रहे हैं। सिमिलरली बैंक लोन तो बैंक लोन है, इसकी मार्केट वैल्यू तो होती नहीं है, तो इसलिए हम इसको मार्केट वैल्यू से एडजस्ट नहीं कर सकते करंट कॉस्ट के लिए। रिडीमेबल या इरिडीमेबल मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट को मार्केट वैल्यू इस्तेमाल करके हम पास्ट कॉस्ट को करंट कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेते थे। आप देखते थे उसका कूपन रेट 10% होता था, मार्केट वैल्यू से एडजस्ट करते थे उसका रेट कुछ और बन जाता था, हम उसको लेकर चल रहे थे। क्योंकि 10% कूपन रेट वो हिस्ट्री है, वो पास्ट है, हमें पास्ट नहीं चाहिए, हमें आज का रेट चाहिए। आज का रेट कैसे निकलेगा? मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदल चुके हैं, उसका इफेक्ट मार्केट वैल्यू में जा चुका है। तो हमने इसलिए मार्केट वैल्यू को यूज किया ताकि आजकल जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपनी कंपनी की कॉस्ट पता लगे। अब बैंक लोन में ये चैलेंज है, बैंक लोन की तो मार्केट वैल्यू होती नहीं, ये तो कोई मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसका तरीका बड़ा आसान है, आप बैंक से फोन करके पूछ लेते जी आज अगर मैं आपसे 5 साल का लोन लूं तो किस रेट पे दोगे? बैंक जो रेट दे 1 - T कर दो उसको, क्योंकि टैक्स सेविंग मिलेगी ना आपको। तो ये सबसे आसान है कि बैंक जो रेट आपको बताए कि भाई हम आपको 5 साल का लोन पहले तो दिया था जिस रेट पे भी, उसको छोड़ दो, आज हम आपको 10% पे देंगे।
तो जो रेट बैंक बताए उसको 1 - t आपको करने हैं। रेट ऑफर्ड, हाँ बात का ऐसा होता है, हम क्वेश्चन में ऐसे देखेंगे, हमें बैंक लोन बताया जाएगा कि जी हमने 12% पे लोन लिया था 5 साल पहले, क्वेश्चन साइलेंट। अब पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेनी है, तो 12% पे लोन लिया था 5 साल पहले, हमें तो इंटरेस्ट है आज किस रेट पे मिलेगा, उसके बारे में क्वेश्चन अक्सर साइलेंट होता है एग्जाम में, तो फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई आज भी 12 पे मिल जाएगा फिर, क्योंकि हमें बैंक का लोन तो, बैंक लोन का रेट तो चाहिए ना, और वो आज का रेट चाहिए, करंट रेट चाहिए। करंट रेट नहीं दिया हुआ उसने, पुराना रेट दिया हुआ है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है स्वाइस के कि हम अज्यूम कर लें कि आज का रेट भी पुराने रेट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जनाब पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट की एक छोटी सी कैलकुलेशन है। इट इज वेरी सिंपल, सिंपली आपने रेट लेना है, क्या रेट है उसको 1 - टैक्स रेट कर देना है, तो आपकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाती है। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोन के लेके ही करते हैं, ये इस आल दो बैंक लोन के बाद आ रही है, यानी कि बैंक लोन की डिस्कशन है, क्योंकि बैंक लोन में तो है ही कुछ नहीं, सिंपली जो रेट है आपको या बैंक बताएगा या आप अपनी बैलेंस शीट से देखोगे, उसको 1 - टैक्स करना है, उसमें तो कोई साइंस ही नहीं है। हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन और देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की कैलकुलेशन के लिए, इसमें भी टर्म्स की कुछ रिवीजन ही है, मेरा ख्याल है हम सारी टर्म्स पे बात कर चुके हैं। MNO कंपनी हैज इशूड 200 million ऑफ 8% इररिडीमेबल लोन स्टॉक। 8% कूपन रेट है, 200 मिलियन के टोटल लोन आपने रेज किया है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ द लोन स्टॉक इज 124x इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू 100 के अगेंस्ट 124 का बॉन्ड बिकता है। द कॉर्पोरेशन टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट द यील्ड ऑन द लोन स्टॉक, द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट इशू। 3 वैल्यूज हमें डिटरमिन करने को कहा गया है। यील्ड क्या होती है जी? पहली बात इररिडीमेबल डेट है ना, तो yield is simply I over market value. I over market value, this is yield. Post tax dot cost of debt क्या होगा इस केस में? I into 1 - t over market value. सिंपल टैक्स सेविंग का फैक्ट आना है। और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, इसको हम देखते हैं बाद में, पहले बाकी दो चीजों को तो हल करें हम। इलस्ट्रेशन नंबर 5, yield I over market value, it has to be x interest, ख्याल रखना है ये। नॉर्मली हमें x इंटरेस्ट वैल्यूज ही दी जाती हैं, लेकिन कभी भी एग्जामिनर आपको ट्रिक कर सकता है। तो I मींस एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 1 बॉन्ड, 100 रुपए का एक बॉन्ड है, उस पर सालाना 8% इंटरेस्ट, ये है जी आपका I। मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू x इंटरेस्ट में दी गई है वो 124 है। तो जनाब परसेंटेज यहाँ पे 100 फार्मूला में लिखा नजर नहीं आता, बट इट अंडरस्टूड, 100% में हम इसको रिपोर्ट करते हैं। तो यील्ड क्या है? 6.45, ये यील्ड है जी। इसके बाद पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, जब आप यील्ड निकाल चुके हो तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बड़ी आसान है, अब सिंपली इसको 1 - t कर दो। व्हाट इज द टैक्स रेट? आप इसको सिंपली यील्ड को 1 - t कर दो, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, यील्ड के लिए आपने यहाँ पे 1 - t लगाना है ना, यील्ड के लिए 1 - t ही डालना है ना आप, सॉरी कॉस्ट के लिए 1 - t ही डालना है, तो यील्ड इंटू 1 - t, यही पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो अगर हमें पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट डायरेक्ट लेनी होती, हम फार्मूला ये यूज करते हैं। अब यील्ड चूंकि ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है? 4.552, 2 डेसिमल की अनफ, 4.52 जी। एनी क्वेश्चन? ये कैलकुलेशन आपकी 8 रुपीज इंटू 1 - टैक्स ओवर 124 इंटू 100, आप ऐसे प्रेजेंट करो या ऐसे प्रेजेंट करो, इस केस में एक ही बात है। 8 ओवर 124 आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ था, तो आपने सिंपली 8 ओवर 124 को यहाँ पे 1 - t से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका जवाब आ सकता है। कोई सवाल? मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट इशू, आपने जो डेट इशू किया है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसका तरीका हमने बड़ा आसानी से सीखा हुआ है कि हम देखते हैं हमने टोटल कितने डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं। 200 मिलियन रुपीज का डेट इशू किया है, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 100 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट इशूड आ गए, और एक सर्टिफिकेट की वैल्यू 124 है, तो टोटल बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी हुई? 248 मिलियन। लीजिए जी, ये आपकी थर्ड वैल्यू। सो वैल्यू नंबर 1 यील्ड, वैल्यू नंबर 2 पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, वैल्यू नंबर 3 मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इशू। जो टोटल 200 मिलियन के डेट इशू किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू 248। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अच्छा, इसके नोट्स में एक छोटी सी मुझे लगता है टाइपो मुझसे यहाँ पे हुई है, इस पेज पे, पेज 103 की बॉटम पे।
एट विच, ये जो वर्ड है ना एट विच, बैंक नहीं कंपनी है, इसको ठीक कर लीजिए। एट विच कंपनी कैन ऑब्टेन लोन नाउ पर हैज रिसेंटली ऑब्टेन्ड, ये इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे एट विच बैंक लिखा गया कंपनी, कंपनी जिस रेट पे आज लोन ले सकती है वो। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ डेट पे हमारी डिस्कशन कंप्लीट, हमने कुछ इलस्ट्रेशन भी देख ली हैं। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करेंगे, क्योंकि हमने जो डिस्कशन स्टार्ट की थी वैक की कैलकुलेशन के लिए, हमने कहा जी हम कंपनी के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाई करेंगे। उन सोर्सेज में डेट सोर्सेज भी हो सकते हैं, इक्विटी सोर्सेज भी यकीनन होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट सोर्सेज की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो एक्टिविटी हमारी होगी। अब इक्विटी तो इक्विटी है, वो एक ही सोर्स है, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है उस पर हम बात करेंगे। और फिर हम एंड में जब हम कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना सीख चुके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना सीख चुके, तो फिर हम वैक कैलकुलेट करना उस पर बात करेंगे, उसकी एक्टिविटी करेंगे। और वैक की एक्टिविटी जब हम कर रहे होंगे वहां पे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन बार बार हमारे साथ रिवाइज होगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए कई तरीके हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मराद कंपनी ने जो इक्विटी फाइनेंस रेज किया है उस पे, उस फंड्स को यूज करने पे सालाना उसको क्या कॉस्ट पे करनी है इक्विटी इन्वेस्टर को। देयर आर मेनी मेथड्स टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमारे सिलेबस में भी उनमें से 2 तरीके शामिल हैं। पहला तरीका है कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, एब्रीविएटेड एज डीवीएम। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की मदद से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की मदद से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की मदद से कैसे निकालते हैं उस पर बात करेंगे। डिविडेंड मॉडल क्या कहता है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है? बेसिकली जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, ये एक वैल्यूएशन का मॉडल है। किसकी वैल्यूएशन का मॉडल है? ये शेयर की वैल्यूएशन का मॉडल है। और ये शेयर की वैल्यू किस प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करता है? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ये मॉडल कहता है कि आपने अगर किसी कंपनी की शेयर की वैल्यू एस्टिमेट करनी है तो वो वैल्यू आप उस कंपनी के डिविडेंड्स की मदद से एस्टिमेट कर सकते हैं। कंपनी के डिविडेंड्स की मदद से कंपनी की शेयर की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीवीएम। कंपनी के डिविडेंड्स से कंपनी के शेयर के वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। किस तरह? आप कंपनी के फ्यूचर इनकम स्ट्रीम मतलब डिविडेंड को डिस्काउंट कीजिए इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, इक्विटी इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, जो के ई है। अच्छा, यहां पे एक जरा ख्याल रखिएगा, डेट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यील्ड होती है। डेट इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न यील्ड है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट फर्क होती है टैक्स सेविंग की वजह से, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, क्योंकि वहां पे कोई टैक्स सेविंग नहीं है। ठीक हो गया? तो डेट इन्वेस्टर को जो रिटर्न जाती है, कंपनी को उस पर टैक्स सेविंग मिलने की वजह से कंपनी को कॉस्ट पोस्ट टैक्स कमी हो जाती है, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर को जो रिटर्न जाती है उस पर कंपनी को कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलती। तो इक्विटी इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वही कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो यहां पे उसने कहा डीवीएम क्या कहता है कि आप फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम स्ट्रीम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डिविडेंड, फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम स्ट्रीम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डिविडेंड, उसको डिस्काउंट कर लो इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, तो शेयर की प्राइस मिल जाएगी। आप शेयर की प्राइस एस्टिमेट करने का तरीका क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम स्ट्रीम जो कि डिविडेंड कहलाती है, शेयर होल्डर को डिविडेंड को डिस्काउंट कर लो केई पे, आपको शेयर प्राइस मिल जाएगी। ये बेसिक फार्मूला है। डिविडेंड को डिस्काउंट कर लो केई पे, इक्विटी इन्वेस्टर रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न पे, तो आपको शेयर प्राइस मिलती है। लेकिन इसमें कुछ 2 अजम्पशन है। इस मॉडल में 2 बेसिक अजम्पशन है। अजम्पशन नंबर 1, कंपनी डिविडेंड परपेचुइटी में पे करती है। डीवीएम की अजम्पशन कि अगर आप किसी कंपनी के डिविडेंड की मदद से उसकी शेयर वैल्यू एस्टिमेट करना चाहते हो तो आप इसी सूरत में शेयर प्राइस एस्टिमेट कर सकते हो अगर कंपनी डिविडेंड परपेचुइटी में पे करती है, फॉरएवर पे करेगी सालाना। और दूसरी कंडीशन, डिविडेंड विल बी आइदर कांस्टेंट और ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट। यही 2 केसेस अगर होंगे तो ही आप डीवीएम की मदद से शेयर प्राइस कैलकुलेट करते हो। अगर यही 2 केसेस हैं तो ही आप डीवीएम की मदद से शेयर प्राइस कैलकुलेट करते हो। अगर कंपनी डिविडेंड सिर्फ 5 साल पे करके बंद कर देगी डिविडेंड पे करना, तो ये मॉडल नहीं लगेगा। अगर कंपनी का डिविडेंड कभी 2% से बढ़ता है, कभी 6% से बढ़ता है, कभी 3% से नीचे आ जाता है, तो ये मॉडल नहीं लगेगा। ये मॉडल लगने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है कि कंपनी डिविडेंड पे करेगी हर साल कांस्टेंट, या कंपनी डिविडेंड पे करेगी हर साल सालाना 5% से बढ़ा के।
कांस्टेंट रेट पे ग्रो करता हुआ। ठीक है जी। तो ये दो सूरतें हैं जिनमें अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो आप डीवीएम की मदद से शेयर प्राइस एस्टिमेट कर सकते हैं। वो शेयर प्राइस एस्टिमेशन कैसे है? बड़ा बेसिक सा एक फार्मूला है। अगर कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है तो डिस्काउंटिंग इन परपेचुइटी, एनुअल डिविडेंड ओवर डिस्काउंट रेट, यही होता है डिस्काउंटिंग इन परपेचुइटी। मतलब मुझे याद है किसी बच्चे ने मुझे पहले भी चेक किया था, भाई ऐसे भी लिख देता हूं मैं इसको। तो डी ओवर के, डिस्काउंटिंग इन परपेचुइटी, ऐसा ही है जी। कांस्टेंट डिविडेंड है परपेचुइटी में, अगर तो कांस्टेंट डिविडेंड को डिस्काउंट करना है, तरीका क्या है? 1 ओवर डिस्काउंट रेट, ये परपेचुइटी का डिस्काउंट फैक्टर होता है ना। तो जनाब आप अगर कंपनी कांस्टेंट रेट पे डिविडेंड करती है तो डीवीएम के मुताबिक, कांस्टेंट डिविडेंड पे करती है, डीवीएम के मुताबिक शेयर प्राइस मार्केट वैल्यू डिविडेंड एस्टिमेट करने का फार्मूला ये बनता है, एनुअल कांस्टेंट डिविडेंड ओवर के। के इज इक्विटी इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न, जो कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाती है। शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रिटर्न, जो कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनती है। तो जनाब ये है फार्मूला शेयर वैल्यूएशन का। बट हमने फार्मूला को शेयर वैल्यूएशन के लिए यूज नहीं करना, हम ये टॉपिक क्यों पढ़े हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। तो हमने इस फार्मूला को इस शेप में यूज करना सीखना ही नहीं है। हमने तो कहना है भाई ये फार्मूला डीवीएम का है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए इसको मॉडिफाई ऐसे रीअरेंज कर लिया जाता है। सिंपल रीअरेंजमेंट है। हमने याद इसको नहीं रखना, हमने याद इसको रखना है। लेकिन याद रखने के लिए सिर्फ रटा नहीं लगाना था, थोड़ी सी लॉजिक देनी थी, तो इसलिए हमने पहले आपके सामने ये रखा फार्मूला। अब उस लॉजिक के बाद हमने याद इसको रखना है। बट हमें पता होना चाहिए कैसे ड्राइव हो रहा है, किस असूल के तहत हो रहा है, क्योंकि यू नेवर नो। क्योंकि ये फार्मूला तो बहर आपके स्कोप में है ना, इस पर कोई एमसीक्यू पे आ सकता है आपका कि जी डीवीएम का प्रिंसिपल क्या है, डीवीएम के तहत मार्केट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है, 3-4 फार्मूला दे देगा, यू शुड नो। बेशक इसकी एप्लीकेशन हमारे स्कोप में नहीं है इस शेप की, ये हमारे स्कोप में इस शेप की एप्लीकेशन है, बट इस शेप का कॉन्सेप्ट वी शुड नो। तो जनाब हमने डीवीएम, डिस्काउंटिंग डिविडेंड इन परपेचुइटी, you can estimate market value of the share, and by simply rearranging this formula you can estimate KE, cost of equity, which is shareholder required return. यहां पे भी कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है, मैं आपको एलैबोरेट कर चुका हूं, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। जब आप शेयर्स प्राइस की बात करते हैं तो यहां पे कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड की बात होती है। वही कॉन्सेप्ट है जो वहां पे था कि साल खत्म हो गया है, डिविडेंड अनाउंस हो चुका है, तो उस वक्त शेयर की प्राइस कम डिविडेंड होती है, क्योंकि जो भी उस वक्त शेयर खरीदेगा उसके पास शेयर के साथ साथ डिविडेंड वसूल करने का राइट भी आएगा। लेकिन जिस दिन डिविडेंड पे हो जाता है उसके बाद शेयर की प्राइस गिर जाती है, और इसको हम एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस कहते हैं, क्योंकि शेयर डिविडेंड की पेमेंट के बाद जब आप शेयर खरीद रहे हो तो अब आपको डिविडेंड पिछले साल का रिसीव करने का राइट नहीं है। अब साल खत्म होगा तो अगले साल का डिविडेंड जो कंपनी कमाएगी ना उसमें से आपको मिलेगा। तो लेकिन हम कहते हैं कि आज शेयर खरीदते साथ ही मुझे डिविडेंड जो मादी में कमाया है वो रिसीव करने का राइट भी मिल रहा है, तो हम कहते हैं जी कम डिविडेंड प्राइस मार्केट वैल्यू है, और अगर डिविडेंड पेमेंट के बाद की प्राइस लें तो वो थोड़ी नीचे आ चुकी होती है, उसको एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू कहा जाता है। तो ये फार्मूला में हमेशा एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू यूज की जाती है, क्योंकि इस फार्मूला से जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ना वो भी आप एक्स डिविडेंड ही, आप इस फार्मूला से जो वैल्यू कैलकुलेट करते हो वो भी एक्टिव है। अकॉर्डिंगली इस फार्मूला में एक्टिव वैल्यू यूज करते हो, और एक्टिव वैल्यू अगर आपको गिवन ना हो क्वेश्चन में तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेते हो। अगर मार्केट वैल्यू डिविडेंड पेमेंट से पहले की दी गई है और प्रपोज डिविडेंड आपको बता दिया गया है, तो आप बड़ी आसानी से कम डिव मार्केट वैल्यू में से प्रपोज डिविडेंड की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है मार्केट में शेयर 25 रुपए का ट्रेड हो रहा है और कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है जिसकी ड्यू डेट 2 दिन बाद है, तो आपको पता लग गया फौरन कि डिविडेंड अनाउंस हो चुका है, डिविडेंड 2 दिन बाद पे होना है, तो ये प्राइस तो यकीनन कम डिव है। हमें फार्मूले के लिए एक्टिव वैल्यू चाहिए, मतलब डिविडेंड पेमेंट के बाद शेयर प्राइस क्या होगी हमें ये चाहिए। तरीका बड़ा आसान सा है कि भाई कम डिव आज की प्राइस में से जो डिविडेंड पे होना है वो निकाल दो, तो हमें पता लग गया कि डिविडेंड पेमेंट के बाद शेयर अंदाजन 20 रुपए पे आ जाएगा, क्योंकि अभी जो कंपनी का शेयर बाय कर रहा है उसको ये 5 रुपए मिल जाने ना 2 दिन बाद, तो वो 5 रुपए की कीमत में ऐड करके पे कर रहा है। ठीक है जी, 20 रुपए शायद शेयर के हैं, 5 रुपए डिविडेंड आने वो भी डाल लो, 25 रुपए ले लो मुझसे, तो 25 रुपए पे करके जो शेयर खरीदेगा 2 दिन बाद उसको 5 रुपए वापस मिल जाएंगे, तो बेसिकली उसको शेयर कितने का पड़ा, 20 का। तो प्रैक्टिकली होता भी ऐसा ही है कि डिविडेंड पेमेंट के बाद शेयर मार्केट में 20 रुपए का ही मिल रहा होता है। 19-20 फर्क हो सकता है, 19.5-20 फर्क हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें मार्केट प्राइस दे दी जाए डिविडेंड पेमेंट से पहले, तो हमें ख्याल करना है फार्मूला में यूज से पहले हम इसको एक्टिव बनाते हैं।
तो जनाब कांस्टेंट डिविडेंड अगर पे करते हैं तो केई का फार्मूला क्या है, और केई के फार्मूला में जो मार्केट वैल्यू यूज की जाती है दैट हैज टू बी एक्सटिव, कमडिव, एक्सटिव और रिलेशनशिप। ये छोटी सी बातें हैं। आगे अब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। कोई सवाल याद है जी? डिस्काउंटिंग इन परपेचुटी, आपको याद हो अगर ये डिस्काउंटिंग नॉर्मल परपेचुटी की है या डिलेड परपेचुटी की है या एडवांस परपेचुटी की है? नॉर्मल परपेचुटी की है। तो नॉर्मल परपेचुटी में आपके कैश फ्लोज कहां से शुरू होते हैं? आज से शुरू होते हैं, साल बाद शुरू होते हैं, 2 साल बाद शुरू होते हैं? साल बाद। तो जनाब आपका डिविडेंड के टाइमिंग क्या है? साल बाद। तो एक्सटिव प्राइस तो तब होती है जब डिविडेंड आज या कल ड्यू है। तो कम डिव प्राइस तो तब है जब डिविडेंड आपका आज कल में ड्यू है। तो यहां पे आपका डिविडेंड पहला कब आ रहा है आपकी कैलकुलेशन में? 1 साल बाद का। तो प्राइस कांट बी कम डिव। अगर आपकी ये टाइमिंग या 0 से परपेचुटी आप डिस्काउंट कर रहे होते हैं ना, देन प्राइस कम डिव आती कि एक डिविडेंड आज पे होने वाला है और एक अगला डिविडेंड साल बाद आएगा, तो फिर आपकी प्राइस कम डिव होती। लेकिन हमने तो नॉर्मल परपेचुटी की है। नॉर्मल परपेचुटी में तो पहला डिविडेंड साल बाद आना है, तो पहला डिविडेंड साल बाद आना है। हमने तो आज का डिविडेंड को इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया, कोई डिविडेंड आने वाला ही नहीं है, क्योंकि पहला डिविडेंड साल बाद है, मतलब पिछला डिविडेंड पे हो चुका हुआ है। तो प्राइस यकीनन एक्सटिव ही है। अभी हम दूसरे हिस्से पे जाएं। अभी तो मैंने सिर्फ कांस्टेंट से डील किया ना, ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट पे बात हमने करनी है। अभी उस पर जब आ लेंगे तो ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तो मैंने उसको टच नहीं किया। मैंने तो आपको कहा कि डिविडेंड कांस्टेंट रेट पे हो रहा हो या डिविडेंड कांस्टेंट रेट पे ग्रो हो रहा हो, सिर्फ उस सूरत में हम डीवीएम अप्लाई करेंगे। और उसके जो जुमला बोलने के बाद मैंने आपको सिर्फ कांस्टेंट डिविडेंड वाली कहानी सुनाई है। अभी तो कांस्टेंट डिविडेंड वाली कहानी में कोई हमारी प्रायर लर्निंग में यहाँ पे कोई गैप अभी नहीं है। जब ग्रोथ की बात करते हैं इलस्ट्रेशन के बाद, तो वहां पे मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज जो चाहिए वो भी मैं आपको दूंगा, ताकि आपका गैप जो आ रहा है वो ब्रिज हो सके। लेकिन पहले इसकी एक छोटी सी हम एक एक्टिविटी कर लें। इलस्ट्रेशन 6 ग्रोथ की कहानी आगे आ रही है, उसको भी डील करना है हमने। उसका फार्मूला भी फर्क है, उसकी कैलकुलेशन भी फर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ABC company has paid a dividend of 3.5 rupees for many years. The company expects to continue paying dividend at this level in future. The company's current share price is 20. Calculate the cost of equity. कंपनी कई सालों से 3.50 रुपए डिविडेंड पे करती आ रही है और कंपनी का ख्याल है कि कंपनी फ्यूचर में भी यही डिविडेंड पे करती रहेगी। करंट शेयर प्राइस 20 रुपए है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमने कहा जी ये कांस्टेंट डिविडेंड का केस है। कांस्टेंट डिविडेंड के केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 6, कांस्टेंट डिविडेंड के केस में के ई इज इक्वल टू डी ओवर मार्केट वैल्यू विच हैज टू बी एक्सटिव। तो डी इज द एनुअल कांस्टेंट डिविडेंड विच कंपनी हैज बीन पेइंग एंड विच कंपनी इंटेंड्स टू पे इन फ्यूचर। 3.5 एंड डिवाइड करना है हमने मार्केट वैल्यू एक्स डिव से। तो करंट मार्केट प्राइस तो हमें गिवन है और कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड फॉर मेनी इयर्स। रिसेंटली उसने डिविडेंड पे किया या नहीं किया, इस पे क्वेश्चन साइलेंट है। रिसेंटली उसने डिविडेंड पे किया या नहीं पे किया, इस पे क्वेश्चन साइलेंट है। दोनों तरह से इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। तो हम इस केस में अज्यूम करेंगे ये एक्टिव प्राइस ही है। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा हम अज्यूम करेंगे कि शायद रीसेंट डिविडेंड भी पे हो चुका होगा। पिछले कई सालों से डिविडेंड पे करते आ रही है, तो हम अज्यूम करेंगे रीसेंट डिविडेंड भी पे हो चुका होगा। क्या बनी कॉस्ट? 17.5%। ये है जी के कांस्टेंट डिविडेंड अगर कंपनी पे करती है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का फार्मूला, और यह है जिसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। डिस्काउंटिंग इन परपेचुटी के कॉन्सेप्ट पे डीवीएम का फार्मूला बना हुआ था, उसी फार्मूले को जरा सा रीअरेंज किया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला बन गया। अच्छा, जब दूसरा केस जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है और नया है, अगर डिविडेंड कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रहा है, तो हमें कहा जाता है डिविडेंड विल ग्रो एट 5% पर एनम। तो जो आज डिविडेंड पे किया, साल बाद डिविडेंड डिफरेंट होगा, 2 साल बाद डिविडेंड डिफरेंट होगा।
अब डिविडेंड विल बी पेड फॉर एवर, हमेशा डिविडेंड पे होगा, बट कांस्टेंट नहीं होगा, ग्रोइंग होगा, कांस्टेंट रेट पे ग्रोइंग होगा। अच्छा जी, ये अब एक फॉर्मूला है जो नया है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। ये भी परपेचुअल कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है, ये भी परपेचुअल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है, लेकिन ऐसे कैश फ्लोज विच आर ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट। कंपैरिजन देखिएगा, ये भी फॉर्मूला है परपेचुअल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग का, लेकिन ऐसे कैश फ्लोज का विच आर कांस्टेंट फॉर एवर। परपेचुअल कैश फ्लोज कांस्टेंट फॉर एवर, परपेचुअलिटी में हमने इसी को डील किया था। तो ये जनाब उनकी पीवी का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है परपेचुअल कैश फ्लोज ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट जी। सालाना कांस्टेंट रेट जी से अगर ग्रो कर रहा हो कोई कैश फ्लो फॉर एवर, तो उसकी डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या है? ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूला में जो डी नॉट है वो होता है जी मोस्ट रीसेंट डिविडेंड, जीरो, डी जीरो है बेसिकली, ये डी जीरो है। जीरो का मतलब क्या होता है? आज। तो डी जीरो से मुराद लिया जाता है आज जो आपने डिविडेंड पे किया, या येस्टरडे जो पे किया, या जो टुमारो पे करोगे, आजकल में रीसेंट डिविडेंड जो पे हो चुका या होने वाला है आजकल में, वो डी जीरो ही कहलाएगा। ठीक है, तो डी जीरो से मोस्ट रीसेंट डिविडेंड पेड और जस्ट टू बी पेड। जी इज द कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ इन डिविडेंड्स एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। मतलब अगर हमें बताया जाता है डिविडेंड ग्रोथ रेट 5% है, तो फार्मूला में हम उसको 0.05 फीड करते हैं। फार्मूला है ना, फार्मूला में फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस फ्रैक्शन में जाती हैं, जैसे कई भी परसेंटेज हमारी फ्रैक्शन में जाती है। बहरहाल तो ये जी हमारा फार्मूला है, बट अगेन हमने तो मार्केट वैल्यू तो नहीं सीखनी ना, हमने तो कई सीखनी है। तो इस फार्मूले को भी कई के लिए रीअरेंज किया गया है। ये सिंपल रीअरेंजमेंट है, मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट, मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। ये इक्वेशन रीअरेंज होकर कई के लिए ऐसे अरेंज होती है। डी नॉट 1 प्लस जी डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू एक्टिव, देन प्लस जी आप देख रहे हैं अलहदा से ऐड हो रहा है, लाइन जो हमारी है उस फैक्टर से, उस कंपोनेंट से अलहदा है। तो ये जी फार्मूला है अगेन, जिसको हमें याद करना है, और इसकी हमने एप्लीकेशन कैलकुलेशंस की मदद से थोड़ी देखेंगे। कांस्टेंट रेट पे ग्रो करने वाले परपेचुअल कैश फ्लो की पीवी लेने का तरीका, ये फार्मूला है। अच्छा, छोटी छोटी सी हमारे पास 2-3 कैलकुलेशन है इसी फार्मूला को लेके, इनको हम देखते हैं। 2 लाइनर कैलकुलेशन है, 2 लाइनर इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 7, G company has just paid a dividend of 1.7. Shareholders expect dividend to grow at a 9% per annum. G company's current share price is 22.5. Calculate cost of equity of G company. अच्छा जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए देखा, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है, डीवीएम से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आनी है। क्या डिविडेंड कांस्टेंट है या ग्रोइंग है? ग्रोइंग है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला लेंगे वो ग्रोइंग डिविडेंड वाला लेंगे। तो इलस्ट्रेशन 7 के लिए सबसे पहले मैं अगर फॉर्मूला ग्रोइंग डिविडेंड का ले आऊं आपके सामने, तो के इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू विच हैज टू बी एक्टिव प्लस जी, ये फॉर्मूला है जी। अब हम इलस्ट्रेशन 7 का डाटा इसमें फीड करते हैं। के इज इक्वल डी नॉट मोस्ट रिसेंटली पेड डिविडेंड 1.7 रुपीज 1.7। ग्रोथ फ्यूचर में डिविडेंड किस रेट से ग्रो करेगा? 9%, 0.09 बन जाएगा जी, ऐसा ही है जी। ओवर मार्केट वैल्यू एक्टिव, हमें जो मार्केट वैल्यू दी गई है, इज इट एक्टिव और कामटिव? इट इज एक्टिव क्योंकि डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड, तो ये एक्टिव है 22.5 प्लस ग्रोथ 0.09। लीजिए जी, सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा, उसको परसेंटेज में लिख लीजिएगा। लीजिए जी, ये आपकी के है इलस्ट्रेशन 7 में। यू हैव टू सिंपली रिमेंबर द फॉर्मूला, और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए। डी जीरो क्या होता है, यहां पे मार्केट वैल्यू एक्टिव से क्या मुराद है, और जी क्या है। यहां पे एक और इंफॉर्मेशन भी आप जरा नोट कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन एग्जाम में आपको ट्रिक करता है थोड़ा सा। डी जीरो जो आपने रिसेंटली डिविडेंड पे किया या करने वाले हैं, इसको जब 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करते हैं, जी क्या है? सालाना ग्रोथ। तो डी जीरो को जब 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिला? अगले साल का डिविडेंड। बिल्कुल ठीक है आपने, अगले साल का डिविडेंड पे होगा। तो हम इसको एक और भी पॉइंट अगर याद रख लें कि ये फार्मूला ऐसे भी देखा जा सकता है, के इज इक्वल टू D1 साल बाद का डिविडेंड
ओवर मार्केट वैल्यू एक्स डिव प्लस जी। इस फॉर्मूले को ऐसे भी समझा जा सकता है, क्योंकि डी नॉट इंटू डी जीरो इंटू वन प्लस जी इज इक्वल टू डी वन। आज के डिविडेंड में 1 साल की ग्रोथ डालोगे तो क्या मिलेगा, साल बाद का डिविडेंड। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी देख सकते हैं। Illustration 8. A company has recently paid a dividend of 3.3. The current share price is 37. If the dividend are expected to grow at annual rate of 5%, cost of equity. फटाफट बताइए क्या, सिंपल सा केस है। कितना जी? 14.36. It was a simple case. Any disagreement? कोई इशू नहीं है, सिंपल केस था। Illustration number 9. B company is about to pay a dividend of 1.9. Shareholders expect dividend to grow at a 9% per annum. B company's current share price is 17.5. Calculate cost of equity of B company. यहां पे क्या ख्याल रखने वाली बात है कि प्राइस हमारी कम डिव है, प्राइस हमारी यहां पे कम डिव है, सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है। तो इलस्ट्रेशन 9 पे जब हम जाते हैं तो हमारा डाटा रहेगा कि इज इक्वल टू डी नॉट, हमें जो वैल्यू दी गई है वो डी जीरो की है 1.9, ग्रोथ रेट 9% है और मार्केट वैल्यू जो गिवन है दैट इज कॉमडिव 7, और इसको हमें एक्सट्रीव बनाना पड़ेगा तो 17.5 माइनस 1.9, ये जी कॉमडिव वैल्यू आ गई प्लस 0.09, 22.28%। ये जी हमारे पास के की वैल्यू आई जी। एनी क्वेश्चन? डीवीएम के हमने 2 फार्मूला सीखे, उन दोनों डीवीएम के फार्मूलाज को हमने मॉडिफाई करके केई बनाई, केई के फार्मूलाज बना लिए। तो हमारे पास अब केई कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड इंफॉर्मेशन को लेके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए 2 फार्मूलाज अवेलेबल हैं। अगर एक कंपनी कांस्टेंट रेट पे डिविडेंड पे कर रही है तो हम इस फार्मूला की मदद से उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, और अगर एक कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा है तो हम इस फार्मूला की मदद से या इस फार्मूला की मदद से उसकी केई कैलकुलेट करते हैं। तो हमने सिर्फ ये केई कैलकुलेट करने के लिए 2 फार्मूला सीखे हैं। कौन सा यूज करना है दैट विल डिपेंड कंपनी की डिविडेंड पेमेंट की पॉलिसी क्या है, जिसकी अपनी कंपनी की हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारी कंपनी की कॉस्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट की पॉलिसी क्या है, उसके मुताबिक हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा कोई डिविडेंड पेमेंट की कोई तीसरी पॉलिसी होगी ना, तो फिर डिविडेंड पेमेंट मेथड से केई नहीं निकल सकती। कोई तीसरी पॉलिसी अगर आ गई इन 2 के अलावा, कांस्टेंट डिविडेंड या कांस्टेंट रेट पे ग्रो करने वाला डिविडेंड, कोई तीसरी पॉलिसी हुई तो फिर केई यहां से नहीं निकलेगी। केई का फिर कोई और तरीका देखना पड़ेगा। एक और तरीका भी हमने पढ़ने आगे चल के, लेकिन ये जरा बेसिक तरीका है। अभी इस पर डिस्कशन हमारी खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी बात मजीद होगी, थोड़ी सी इलस्ट्रेशन मजीद करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से।